अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का होस्ट अम्माद हुसैन। हम सब की ईद के एक और एपिसोड के साथ हाज़िर हैं, जिसके अंदर मेरी सेहत की प्लेटफ़ॉर्म से हम आपके सवालात के जवाबात डॉक्टर्स से और कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट से ले रहे होते हैं। इस वक़्त हमारे पास जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी मौजूद हैं, वो हैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं इस्लामाबाद के। और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें अपना टाइम दिया और यहाँ पर आप मौजूद हैं हमारे सवालात के जवाबात के लिए। डॉक्टर साहब, हज के दौरान जो हमारे सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, एस्थमा के पेशेंट्स हैं और डिफरेंट एलर्जीज़ के पेशेंट्स हैं, उनको किन एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है ड्यूरिंग हज के दौरान? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हज के दौरान जो है एक मेजर काउंटर होता है, आपके मुख्तलिफ जगह से लोग आए हुए होते हैं विद डिफरेंट डिजीज़ेज़, डिफरेंट इलनेसेस। और दूसरा उसमें ह्यूमन पोल्यूशन, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिड टेम्परेचर। आजकल पिछले कुछ टाइम से सऊदीया में जो है वो ह्यूमिड टेम्परेचर की वजह से जो है वो इशू आ रहा होता है। तो ह्यूमिड टेम्परेचर और हाई जो एल्टीट्यूड पोल्यूशन है, वो इस सारे फैक्टर्स जो है वो इसमें इनकाउंटर करते हैं। तो इसमें एहतियाती तदाबीर ये होती हैं कि एक तो मैं कहता हूँ तमाम पेशेंट्स को कि वो जानते हुए यहाँ से अपने साथ पूरी मेडिकेशंस एटलीस्ट 1 मंथ की लेके जाएँ साथ। और उसमें पेशेंट का इन्हेलर्स हैं, पेशेंट के मोंटिलुकास वगैरह, एंटीहिस्टामीन्स, और उसके अलावा अगर कोई मेडिकेशंस चल रही हैं तो वो ज़रूरी हैं। इवन दो सीओपीडी के पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि वो अपना अगर कोई सी-पैप या बाई-पैप यूज़ कर रहा है तो वो भी साथ लेके जाए। पेशेंट रिलक्टेंट होता है कि मैं इसको कैसे सँभालूँगा या मैं वहाँ जाके बिल्कुल ठीक रहूँगा, मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एडवाइज़री यही होती है कि वो साथ ट्रैवल करे लेके, क्योंकि ये पेशेंट्स जो होते हैं ज़्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस को। और एलर्जिक पेशेंट्स, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट हेल्दी पेशेंट है, वो 10% चांसेस हैं उसको ड्यूरिंग इस पीरियड में इन्फेक्शन होने के। और इन्फेक्शन इज़ सीवियर, जिसमें ब्रोंकाइटिस से लेके निमोनिया तक और एआरडीएस तक पेशेंट पहुंच जाता है समटाइम्स। तो जो एलर्जीज़ के पेशेंट्स हैं या जिस तरह सीओपीडी है, अस्थमा है, इनके जो पेशेंट्स हैं दे आर मोर प्रोन एट समझने के अराउंड 40% चांसेस बढ़ जाता है टू गेट एन इन्फेक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इसलिए ट्रैवल एडवाइजरी यही होती है कि तमाम मेडिसिन अपने साथ रखें। अगर कोई बाईपैप सीपैप यूज़ कर रहा है वो भी साथ लेके जाएं। और इसके साथ साथ जो है मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है। हर मरहले में हज के मास्क का जो इस्तेमाल है वो जायज़ होता है, मतलब यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई हर्डल नहीं है हेल्थ कंसर्न की वजह से। तो वो पेशेंट को लाज़मी इस्तेमाल करना चाहिए साथ। डॉक्टर साहब, बकरा-ईद पे क्या हाइजीन बड़ी कंप्रोमाइज़ होती है। ख़ास तौर पे मुसलमानों का एक जज़्बा होता है कि वो जानवरों की मंडियों में जाते हैं, वहाँ पे जानवरों का देखभाल भी करते हैं, हाथ वगैरह भी लगाते हैं। तो जो हमारे रिस्पायरेटरी के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको किन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है, बिलख़ुसूस जो जानवरों के बाल हैं और इन इस तरह के जो पोल्यूटेंट्स हैं और एलर्जेंस हैं, इनके हवाले से? देखिए इसमें जो है ना वो 2 किस्म की चीज़ें हैं। एक तो लोग जाते हैं जो उस मंडी में जहाँ बड़ा जानवर होता है, वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपकी जो है ना फर और इस तरह की चीज़ें नहीं होती। उसमें जो है वो पेशेंट, हाँ, लेकिन ये है कि जिस मंडी में भी जाए पेशेंट वो मास्क का इस्तेमाल लाज़मी करे। ये एक एडवाइज़री होती है पेशेंट के लिए जो एलर्जीज़, अस्थमा, सीओपीडी के पेशेंट्स हैं। और सेकेंडली जो पेशेंट ख़ास तौर पे जो हमारे पहाड़ी एरिया से जो जानवर आता है, उसको देखने जाते हैं। जिस तरह वो ज़्यादा फर जिनके ऊपर होती है, दुम्बा है या बकरा है, जो पहाड़ी बकरा जिसको हम कहते हैं, उनको जब असेस करने जाते हैं, तो उसमें एहतियात करें, ठीक है? और क्योंकि उसमें उनका जो है एक तो उसका फर के अपना फीदर्स होते हैं और सेकेंडली डस्ट होती है, जो कि इस इनका जो स्पैज़म है उसको एग्रीवेट कर सकती है। और देन द फाउल स्मेल जो होती है समटाइम्स एनिमल्स की, वो भी सम कुछ पेशेंट्स में वो चीज़ एग्रीवेट कर देती है। ख़ास तौर पे सीओपीडी तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अस्थमा और एलर्जिक नोमेनाइटिस वगैरह या एलर्जिक एनोलाइटिस वगैरह के जो पेशेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं इस चीज़ के लिए कि वो इनको जो है वो एग्रीवेट हो जाता है और वहीं पे समटाइम्स पेशेंट को इमरजेंसी मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ जाती है। एक तो ये है कि अपना जो इन्हेलर्स वगैरह है वो साथ रख के लेके जाएँ, ठीक है? इमरजेंसी इन्हेलर्स जिसको हम वेंटोलिन अमूमन या सल्बुटामोल
यूज़ करवाते हैं, तो वो इन्हेलर साथ लेके जाए पेशेंट। और दूसरा ये है कि कोशिश करे कि एक सेफ डिस्टेंस से जो है वो जानवर को जो है वो परचेज़ करे उसका, या बहुत कंजस्टेड अगर मंडी है तो उसमें ना ही जाए तो बेहतर है। और सेकेंडली जो हेल्थ इश्यूज़ से भी ज़्यादा बेहतर वो है कंसर्न होता है कॉन्गो का। तो उसमें जो है वो जब पेशेंट जब कोई भी जाता है मंडी के लिए, तो अगर उस एरिया में कॉन्गो वायरस का थोड़ा-सा भी वो है, कोई सस्पिशन उन्होंने दिया हुआ है गवर्नमेंट ने एडवाइज़री में, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ग्लव्स का इस्तेमाल करे, फिर जानवर को टच करते हुए। ख़ास तौर पे जो जानवर हमारे डेज़र्ट एरिया से आते हैं, उनमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। मतलब क्वेटा और इस साइड से जो आते हैं डेरा गाज़ी खान से, तो उनमें ये चीज़ हर साल 2 से 3 केसेज़ हमें मिलते हैं इसके, तो इसमें थोड़ी-सी एहतियात करनी चाहिए। अक्सर बकरा-ईद का सीज़न होता है तो हर जगह जहाँ पे कुर्बानी होती है तो वहाँ पे बारबेक्यू भी ज़रूर होता है। और बारबेक्यू का जो स्मोक है और ख़ास तौर पे स्मोक के अलावा बकरा-ईद के सीज़न में एक डस्ट है, पोल्यूटेंट्स हैं। तो इनके क्या असरात मरतब होते हैं आपके पेशेंट्स के ऊपर? बारबेक्यू जो है उसका देखें, स्मोक तो कहीं पे भी होगा तो वो सीओपीडी अस्थमा पेशेंट को डिस्टर्ब करेगा। बारबेक्यू का स्मोक जो है इट्स लाइक स्मोक व्हिच इज़ यूजुअली इन लाहौर, जो एक सीज़न में आ रहा होता है, तो ये उससे मिलता-जुलता इसका होता है स्मोक। इट्स नॉट द सिंपल स्मोक। इसमें वो ऑयल कंटेंट भी होता है, वो एनिमल ऑयल भी होता है, चर्बी जिसको कहते हैं। तो इसलिए ये बड़ा ख़तरनाक है सेहत के लिए। ख़ास तौर पे जो एलर्जिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, सफोकेशन कर सकता है। और दूसरा ये है कि ओवरऑल वैसे भी स्मोक एक्सपोज़र जो है बच्चों के लिए भी बेहतर नहीं है। तो उसमें यही है कि जो लोग उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग करें जिनको ये इश्यू नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो ऐसा है शख्स जिसको करना है, और वो साथ ये भी उसको अस्थमा या सीओपीडी का इशू है, तो मास्क का इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि एक डिस्टेंस मेंटेन करें और कोशिश करें कि वेंटिलेटेड एरिया हो जहाँ पे वो बारबेक्यू हो रहा हो, और उसका उसमें भी जो हवा का रुख है वो इस तरह से हो कि वो पेशेंट को इंगल्फ ना हो रहा हो स्मोक। और बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर हैं तो उनको उस स्मोक से दूर रखना चाहिए, मतलब वो उसके बिल्कुल क्लोज़ ना बैठे हुए हों। तो ये ज़्यादा ज़रूरी एहतियात है जो कि इसमें है। बाकी इसके अलावा जो है वो ओवरऑल स्मोक जो है वो हर एक के लिए हैज़ardous है, लेकिन इन 2 कंडीशंस के पेशेंट्स जो हैं उनको मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए इसको। अब सब बकरा-ईद की एक रूटीन होती है कि हमारे मुसलमान भाई सुबह में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं क्राउड में, एक इज्तिमा में। देन उसके बाद जो है वो बकरा-ईद का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं और उसके अंदर एक थकन भी उनको महसूस होती है, गोश्त की बाँटना होता है, उसकी तक़सीम है। तो एक आपके जो पेशेंट्स होते हैं उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं रूटीन बकरा-ईद के हवाले से या ईद के त्यौहार के हवाले से कि सुबह में से लेके शाम तक में वो किन-किन चीज़ों के कुछ तदाबीर अडॉप्ट कर लें, तो उनका त्यौहार बहुत अच्छे से गुज़र भी जाए और उनकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब ना हो? जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत सारे पेशेंट्स हम ईद के दिनों में इनकाउंटर करते हैं। अ, जिस ज़माने में हम ट्रेनिंग में थे तो उस वक़्त तो हम खुद एक्टिवली इमरजेंसी में ये सारी चीज़ें देखते थे। अब हम ऑन कॉल होते हैं तो हमारे जो जूनियर्स हैं उनकी कॉल्स इसी को रिलेटेड होती हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं बकरा ईद में, एक तो होता है ट्रॉमा, जो कि अनट्रेन्ड कसाई अक्सर मार्केट में आ जाते हैं, और वो उसकी वजह से घर वाले भी ट्रॉमाटाइज़ समटाइम हो जाते हैं। बैल बेकाबू हो गया, कट नहीं वो प्रॉपर उसके वो ज़िबा नहीं हो सका, और ये सारा कुछ। तो एक तो वो ट्रॉमा का मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा इस ईद पे बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि ऐसे फेटल एक्सीडेंट से बचा जाए। एक प्रॉपर जो है आप कसाई का एहतमाम किया हुआ हो, और या एक ऐसी जगह कोई कंजेस्टेड एरिया में कुर्बानी ना कर रहे हों जिसकी वजह से अगर इन केस जानवर जो है वो बेकाबू हो जाता है, प्रॉपर नहीं होता उसका ज़िबा, तो वो आपको डैमेज ना कर सके। तो एक तो ये एहतियात ज़रूरी है। सेकंडली खाने-पीने के लिहाज तक यहाँ पे है, हमारे यहाँ ये है कि हम एकदम से बहुत ज़्यादा मीट कंज़म्पशन जो है ना वो एक ही गो में कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह 11 से लेके रात 11 तक कुछ 8-10 दफ़ा खाना हो जाता है। तो इसमें इस चीज़ में थोड़ी-सी एहतियात करनी चाहिए। एज़ ए फ़िज़िशियन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इसमें जो आपका खाने-पीने वाला जो मामला है, उसको एक लिमिटेड रखें।
जो भी खाना खाएँ उसमें योगर्ट का इस्तेमाल आपका ज़रूर होना चाहिए। ज़्यादा हैवी हाई मसाले का इस्तेमाल ना हो, ऑयल कम से कम इस्तेमाल हो। और अगर आपने दोपहर में एक अच्छी डाइट ले ली है, कोशिश करें कि नाइट वाली डाइट जो है वो अवॉइड करें। उसमें कोई फ्रूट्स या कोई सूप, कोई यखनी, कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करें लाइट, और नेक्स्ट डे दोबारा खा लें। गोश्त आपके पास है, सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, कहीं नहीं जाती, लेकिन आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है। तो अगर सेहत मेंटेन नहीं होगी तो ये चीज़ें आप फिर आगे इसको लेके चलना मुश्किल हो जाएगा। ख़ास तौर पे जो पेशेंट्स इसमें अस्थमा या सीओपीडी वाले तो इतने इफ़ेक्ट नहीं होते, वो इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट होते हैं जब पेशेंट को एसिडिटी वगैरह डेवलप होती है, उसकी वजह से अस्थमा एग्रीवेट हो जाता है, एसिड रिफ्लक्स की वजह से। वो कफ़ आती है, कफ़ के साथ वॉमिट पेशेंट को शुरू हो जाती है एंड दैट गोज़ ऑन। लेकिन जो हमारे वो भाई मैंने जो हाइपरटेंसिव और डायबिटीज़ के साथ हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो मीट कंज़म्पशन की वजह से ब्लड प्रेशर हाई, समटाइम्स कार्डिक इश्यूज़, हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक के साथ भी खुदा न खास्ता वो अब लैंड कर सकते हैं इमरजेंसीज़ में। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने का बेहतरीन हल यही होता है कि एक मुनासिब मिकदार में लिमिटेड यूज़ ऑफ मीट हो, बेशक वो बकरे का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हों या बड़ा कर रहे हों, तो कोई भी करें लेकिन एक लिमिटेड उसमें। और साथ में लाज़मी कहूँगा कि योगर्ट का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए, ताकि उस चीज़ को ज़रा-सा आपके जो एसिडिटी डेवलप होगी ड्यू टू हाई प्रोटीन डाइट, उसको थोड़ा-सा न्यूट्रलाइज़ कर सके। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमारे लिए टाइम निकाला और अपने पेशेंट्स के उन सवालात के जवाबात दिए, जिन जवाबात के वो मुंतज़िर रहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।